दोस्तों जैसे इंडिया का एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, वैसे ही यूएसए के अंदर भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है। और यूएसए की गवर्नमेंट उस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की डिफाइन करती है कि भाई तुम इतने मेगावाट की ग्रोथ अचीव करोगे, 2025 तक हम इतने मेगावाट की ग्रोथ अचीव करेंगे। तो समय था 1990 का। उस समय पे यूएसए का विंड एनर्जी से जो जनरेशन होता था वो होता था अप्रोक्सीमेट 2700 गीगावाट आवर का। और अगर मैं आपको बिल्कुल सही फिगर दूं तो वो होता था 2789 गीगावाट आवर का यूएसए के अंदर विंड एनर्जी से प्रोडक्शन। और 2023 का उनका प्रोजेक्शन था कि हम लोग प्रोड्यूस करेंगे 2,10,000 गीगावाट आवर, जो कि उस समय की कैपेसिटी का 2023 की कैपेसिटी का कुल 12.1% हिस्सा होगा। मगर जब ये 2023 की बात आती है तो यूएसए के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे हर्डल्स आने लगते हैं। विंड एनर्जी सेक्टर को छोड़ छोड़ के बड़ी से बड़ी कंपनीज भागने लगती हैं और कुल मिला के अगर 100 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उसमें से केवल 20% ही कमीशन हो पाते हैं। तो यूएसए के एनर्जी सेक्टर में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है और हम इंडिया में बैठ के यूएसए का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर क्यों समझ रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ा रीजन है दोस्तों कि यूएसए की जो जीडीपी है आज की डेट में वो 25 ट्रिलियन के आसपास की है और इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन के आसपास की है। तो जब हमारी भी जीडीपी ग्रो करेगी, जब हम लोग भी ग्रो करेंगे एज अ कंट्री, एज अ नेशन, तो हमें वो दिक्कतें फेस हो सकती हैं अगर हमने सही स्टेप्स नहीं लिए तो क्या गलत स्टेप्स यूएसए के अंदर हुए जिससे कि उनके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इतना मेजर हर्डल आ गया और 2035 तक तो यूएसए के हिसाब से उनको कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होना है। तो वो कैसे कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले ये सारी चीजें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फिर हम शुरू करते हैं सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों 2035 तक यूएसए का गोल है 100% ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करने का, बट वो ग्रीन एनर्जी का शिफ्ट यूएसए के लिए अभी थोड़ा सा इंपॉसिबल लग रहा है। उसके पीछे रीजन है कि जो विंड एनर्जी कमीशन हुई है, इतनी सारी जगह पे विंड एनर्जी के फार्म लगाए जाने हैं यूएसए में, वो बहुत सारे फार्म्स का काम या तो हो गया है बट वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है और कुछ का काम अभी चालू भी नहीं हुआ है, कुछ की अभी अप्रूवल्स नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीजें अटकी हुई हैं। और इसी के साथ साथ विंड एनर्जी नहीं, कुछ जगह पे सोलर के साथ में भी यही चीज यूएसए में देखने को मिल रही है। मगर इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? और इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि शेल, बीपी, डेनमार्क की ऑस्टेड, नॉर्वे की इक्विनोर और स्पेन की एब्रोला और इस तरीके की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों यहां से अपने एनर्जी प्रोजेक्ट्स को छोड़ छोड़ के या फिर कैंसिल कर करके जा रही है और इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? तो दोस्तों यहां पे जो एक मेजर रीजन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मेकर कंपनी का, जो कि सीमेंस है, सीमेंस एनर्जी। तो इस कंपनी ने किया एक मेजर ब्लंडर, एक मेजर डिजास्टर जो कि 17 बिलियन यूएस डॉलर का है। अब ये 17 बिलियन यूएस डॉलर का मेजर डिजास्टर क्या है और इस डिजास्टर की वजह से सीमेंस एनर्जी कंपनी के स्टॉक में 37% का डाउनफॉल भी देखने को मिला। तो दोस्तों हुआ क्या, सीमेंस एनर्जी ने अभी तक 135 गीगावाट आवर तक की विंड टर्बाइंस इंस्टॉल करी है अपने देश में और विदेशों में भी। और उसमें से उन्होंने कहा है कि 30% जो हमारा स्टॉक है उसके अंदर बियरिंग्स रिलेटेड और विंड टर्बाइंस के ब्लेड को रिलेटेड एक मेजर फॉल्ट है, जिसकी वजह से उन विंड टर्बाइंस को एक मेजर रिपेयरिंग और ओवरहॉल की जरूरत पड़ेगी। मगर यहां पे केस इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ विंड टर्बाइंस ऑफशोर है, समुद्र के अंदर है, तो वहां पे उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और उनका रिपेयरिंग का खर्चा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और यही शेल जो कंपनी है, उन्होंने एक मेजर विंड टर्बाइन की डील कैंसिल कर दी और उसके बाद में उनके सीईओ, जिनका नाम है वेल शैवन, उन्होंने बोला कि यार अगर कोई ऐसी डील हम स्ट्राइक ना कर पाए जिसमें हमारे को 6 से 8% का भी रिटर्न मिल सके, तो ऐसी डील या फिर ऐसे एनर्जी सेक्टर में पैसा डालने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके पीछे का कारण समझने के लिए दोस्तों आप अपने आप को एज अ बिजनेसमैन समझिए, जिसको गवर्नमेंट ने करा है एक लैंड अलॉट और गवर्नमेंट को वो लैंड के लिए आपने बहुत सारे पैसे दिए हैं। तो वो लैंड जब आपको मिल गया, बेशक से वो समुद्र में हो सकता है या फिर जमीन पे हो सकता है, तो वो लैंड आपको मिल गया, आपने वहां पे अपना एक विंड टर्बाइन का फार्म लगाने का सोचा और आपने एक बहुत मेजर स्केल पे इन्वेस्टमेंट करके कंस्ट्रक्शन चालू करा दिया। सालों बाद, कुछ सालों बाद जब आपका पूरा का पूरा विंड टर्बाइन का कंस्ट्रक्शन हो गया, आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, ओके अब मेरा ये विंड टर्बाइन का जो कनेक्शन हो गया इसको आप ग्रिड से कनेक्ट करो ताकि मैं जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं वो
मैं बेच सकूं और मैं उससे पैसे कमा सकूं। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है जिसको हम इंडिया में डिस्कॉम्स बोलते हैं, उनका भी इंफ्रा लिमिटेड होता है और उनकी भी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल उनका नियरेस्ट ग्रिड जहां पे आपने अपना विंड टर्बाइन का प्लांट लगाया वो हो सकता है उतनी कैपेसिटी ना सपोर्ट कर सकता हो, या फिर आपके विंड टर्बाइन से उस ग्रिड तक का पावर कनेक्शन ही ना हो, वायरिंग ही ना हो। तो इस केस में क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट वालों से ग्रिड लेती है कुछ पैसा, मिनिमम अमाउंट कि आप इतना पैसा दो तब हम आपसे वो बिजली लेना चालू करेंगे। चलो अब हम कंसिडर करते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर में जो वो पैसा आपको ग्रिड को देना था आपने वो पे कर दिया। मगर दोस्तों कहानी यहां पे इतनी सिंपल नहीं है, इसके बाद में काम आता है जब कमिश्निंग का। तो वहां पे एक यूएसए के अंदर एक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे लोग और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज वेट कर रही है 4-4, 5-5 साल का, कि पैसे जमा करने के बाद भी कि उनके विंड फार्म या फिर उनके सोलर फार्म से एनर्जी डिस्कॉम्स ले सकें। बट यहां पे कंप्लीटली गलती डिस्कॉम्स की भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि डिस्कॉम्स आपसे मेजरली वायरिंग अपग्रेड का पैसा ले रहे हैं, बट उस कैपेसिटी को, उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने ग्रिड में लाना और उस ग्रिड के अंदर उस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाना, इसके अंदर भी उनको अपने ग्रिड को एक मेजर लेवल पे एलिवेट करना पड़ेगा, अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए लगता है पैसा। और यहां पे क्या होता है कि पैसे की कमी खाली इन्वेस्टर्स पे ही नहीं है, पैसे की कमी डिस्कॉम्स पे भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इतना मेजर ओवरहॉल और इतना मेजर अपग्रेड जल्दी से जल्दी नहीं कर पाते। और इसी चीज की वजह से जो विंड फार्म ओनर है, एज अ बिजनेसमैन आप जो हो, आपको लंबे लंबे डिलेस का वेट करना होता है। और जो इन्वेस्टमेंट आपने मार्केट से उठाई होती है अपने उस विंड फार्म या फिर सोलर फार्म को बनाने के लिए, वहां से आपके ऊपर रिटर्न का, उस पैसे से, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न का प्रेशर आने लगता है। और जब आप वो रिटर्न नहीं कर पाते देन वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक फेलियर हो जाता है। और इसी तरीके के फेलियर्स हमें मेजरली अभी यूएसए में काफी हद तक देखने को मिल रहे हैं। तो अभी करंट स्टैट्स के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 15,000 ऐसे एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी वेट कर रहे हैं अप्रूवल का फ्रॉम द डिस्कॉम। और यहीं पे दोस्तों पीजीएम जो एक मेजर डिस्कॉम है यूएसए के अंदर, मैं उसका आपको स्टैट्स बताऊंगा। तो उन्होंने 2022 में अनाउंस किया था कि वो 2026 तक के लिए अब कोई भी नए एप्लीकेशंस नहीं ले रहे हैं, और ये टोटल 4 साल का पीरियड है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन पे हंड्रेड्स में एप्लीकेशंस आके पेंडिंग में पड़े हैं। तो कोई भी नया अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करके डिस्कॉम को दे रहे हैं, पीजीएम को दे रहे हैं, तो वो लेने से साफ मना कर देंगे। 2022 से ही वो मना कर रहे हैं और उन्होंने ये क्लोज कर रखा है 2026 तक। तो दोस्तों ये जो मेजर स्केल पे यूएसए के अंदर हो रहा है, ये माइनर स्केल पे जो हम ग्रिड टाई सिस्टम्स लगाते हैं उसमें भी देख सकते हैं। पहले जो डिस्कॉम्स के क्राइटेरिया होता था आपकी छत पे सोलर लगाने का, वो बहुत इजीली पास हो जाता था, वो इजीली ग्रिड से कनेक्ट हो जाता था। बट अब जैसे जैसे बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने छतों पे रूफटॉप सिस्टम लगवा रहे हैं, सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा रहे हैं, तो डिस्कॉम्स ने कनेक्शन का पैरामीटर और क्राइटेरिया उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड कर दिया है। और यहां पे एप्लीकेशंस बहुत सारे लोगों की बहुत हद तक रिजेक्ट भी हो रही है। तो हम ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये वाला सिनेरियो आने वाले समय में इंडिया में भी डेवलप होने के चांसेस हैं। मगर अब हम इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इस चीज को अवॉइड करा जा सकता है कि अगर डिस्कॉम्स के पास में इतना पैसा हो कि वो अपने ग्रिड सिस्टम को अपग्रेड कर सके टू द लेटेस्ट टेक, और उसी के साथ साथ दोस्तों वो इतनी ज्यादा कैपेसिटी का करंट हैंडल कर सके जो डिस्कॉम्स को प्रोवाइड कराया जाए इन सर्टेन ग्रिड लोकेशंस जहां पे कि बहुत सारे नए नए पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं और इंडिया यूएसए से ये सीख लेके आगे बढ़ सकता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। मगर दोस्तों केवल इतनी सी बात नहीं है, अगर आपने भी अपनी छत पे लगा रखा है सोलर रूफटॉप सिस्टम, तो आप भी समझ सकते हो सोलर रूफटॉप सिस्टम की क्लीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और हमने इसी पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है कि आप अपने सोलर पैनल को खुद से मेंटेन और क्लीन कैसे कर सकते हैं, और उस वीडियो के हाईलाइट्स ये रहे। हो ये इस पे बहुत सारी डस्ट है, देख रहे हो आप, ये बहुत सारी डस्ट है।